कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अध्याय 21 उत्साहित ली शिकियांग। ऊपर से देखने पर इस ट्रांजैक्शन से 400 RMB से कम की कमाई हुई थी, लेकिन कई बॉन्ड मार्केट वैल्यू से कम पर खरीदे जाते हैं। असल में उन्होंने करीब 10,000 RMB कमाए थे। बदकिस्मती से इतने सारे पैसे होने के बावजूद ये 10,000 RMB ली शिकियांग को सच में हैरान नहीं कर पाया। ये 2 महीने की कड़ी मेहनत का नतीजा है और इसमें 200,000 RMB कैपिटल के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। ट्रेन में इतने घंटे चिंता करना और 10,000 RMB से कम कमाना सच में इसके लायक नहीं है। वह उन मैच्योर हो रहे बॉन्ड को इकट्ठा करके रिडीम करना पसंद करेगा। इसमें ज़्यादा पैसा है, थकान कम है और घर भी पास है। और इस ट्रिप में उन दोनों का काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ली शिकियांग को लगा कि उन्हें दोबारा आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फैंग यू को और फॉरेन करेंसी मिल जाए तो बेहतर होगा। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब वे वापस आते हैं तो ट्रेन में कम लोग होते हैं। फैंग यू और ली शिकियांग नीचे वाले बंक में बैठे होते हैं। उनके सामने रोस्ट चिकन, मूंगफली वगैरह रखी होती है, लेकिन वे दोनों शराब नहीं पीते हैं। भाई ली, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप लोगों से ट्रेजरी बॉन्ड लेते हैं तो क्या ज़्यादातर बॉन्ड 5 RMB और 10 RMB के होते हैं? लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड में अभी भी 50 RMB, 100 RMB, 500 RMB, 1000 RMB और 5000 RMB होते हैं। आपको सिर्फ 5 RMB और 10 RMB ही क्यों मिले? फैंग यू ने चिकन लेग फाड़ते हुए पूछा। मुझे भी पक्का नहीं पता। ऐसा लगता है कि ज़्यादा फेस वैल्यू वाले बॉन्ड बेचने को तैयार लोग कम हैं। ली शिकियांग ने मूंगफली मुंह में डालते हुए कहा, तुम लोग काम करके कमा रहे हो। 10 RMB बॉन्ड पर 5 साल का ब्याज 2 RMB है। तुम उन्हें 1 RMB ज़्यादा दो और वे तुम्हें बेच देंगे क्योंकि उन्हें बैंक में लाइन में लगने में आलस आता है। लेकिन 100 RMB बॉन्ड पर ब्याज 20 RMB है। क्या तुम्हें लगता है कि वे अब भी तुम्हें बॉन्ड बेचने और 10 RMB ब्याज छोड़ने को तैयार हैं? फैंग यू ने पूछा। फिर मैं इससे 1 RMB भी कमा सकता हूँ। 100 RMB बॉन्ड के लिए मैं उन्हें 119 RMB दे सकता हूँ। ली शिकियांग ने तर्क दिया। फैंग यू ने अपना सिर हिलाया। ये कैपिटल को बांधना है, समझ रहे हो? कॉस्ट, समझ रहे हो? हमें अपने हाथ में मौजूद पैसे का पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए और उसे आसानी से सर्कुलेट होने देना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम 11 RMB से 1 RMB कमा सकते हैं और अब तुम 119 RMB से 1 RMB कमाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग सकता है कि तुमने बहुत सारे बॉन्ड खरीद लिए हैं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा है? ली शिकियांग ने सिर खुजलाया। सच में ऐसा ही लगता है, लेकिन फैंग यू ने जो कहा उसके हिसाब से इन दोनों जगहों के बीच बॉन्ड खरीदना और बेचना भी भरोसेमंद नहीं है। 400 RMB से कम में उसे इतनी मेहनत करनी पड़ी और फिर भी काम से छुट्टी लेनी पड़ी। ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फैंग यू समझ गया कि ली शिकियांग को कुछ शक हो रहा है। उसने बैंक के टेलीफोन नंबर वाला कागज़ दिखाया और कहा, बिंग सिटी जल्द ही बॉन्ड ट्रेडिंग शुरू करेगी। जब बिंग सिटी ट्रेडिंग शुरू करेगी तो तुम इन नंबरों पर कॉल करना और तुम्हें समझ आ जाएगा। एक बार फिर फैंग यू आधी रात से पहले पहरा देता है और ली शिकियांग रात का दूसरा हिस्सा लेता है। जब फैंग यू उठता है तो उसके जाने का समय हो चुका होता है। फैंग यू अपने स्कूल वापस जाने के लिए बस नहीं ले गया। ली शिकियांग ने उसे पोस्ट ऑफिस की कार से फ्री में लिफ्ट लेने दी और फैंग यू दोपहर से पहले सुरक्षित स्कूल पहुंच गया। स्कूल वापस आकर टीचर सन ने फैंग यू से उसके रिश्तेदार के बारे में पूछा। फैंग यू ने बस इतना जवाब दिया कि उसका रिश्तेदार ठीक हो गया है और इसलिए वह वापस आ गया है। अगले कुछ दिनों तक फैंग यू सिर्फ क्लास में जाता था। क्लास के बाद वह स्कूल में ही रुकता और ली ना से अपनी पढ़ाई में मदद मांगता। बदले में वह ली ना की रशियन में मदद करता। एक हफ्ते बाद बिंग शहर ने ट्रेजरी बॉन्ड की ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी। ली शिकियांग को फैंग यू की बात याद आ गई और उसने शेन शहर के बैंक ऑफ चाइना का नंबर डायल किया। हेलो, ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत अभी कितनी है? आपने कितना कहा? ली शिकियांग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और उसने कागज़ पर लिखे सारे नंबर गिनने शुरू कर दिए। कीमत बहुत बढ़ गई थी। अब शेन शहर में 100 RMB ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत 100.5 RMB हो गई थी। बस कुछ ही दिन हुए थे और कीमत इतनी बढ़ गई थी। अगर वह वहाँ 200,000 RMB के ट्रेजरी बिल लाता है तो वह हर ट्रिप पर 1000 RMB कमा सकता है। ये बिजनेस उन छोटे मूल्य वाले ट्रेजरी बॉन्ड को खरीदने की तुलना में बहुत आसान और तेज़ है। ली शिकियांग ने तुरंत काम से छुट्टी ली और सारे पैसे पास के ICBC इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना में ले आया। काउंटर पर ली शिकियांग ने जोर से कहा, मैं यहाँ ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने आया हूँ।
आपके पास जो भी है मैं खरीद लूंगा। युवक, क्या तुम्हें पता है कि हमारे पास कितने ट्रेजरी बॉन्ड हैं? 100,000 RMB बॉन्ड। तुम्हें कितने चाहिए और तुम कितने खरीद सकते हो? ब्रांच मैनेजर ने कहा। वह सच में उन लोगों को नीची नज़र से देखता है जो घमंडी होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ पैसे होते हैं। ली शिकियांग मैनेजर की बात से परेशान नहीं हुआ और जोर से बोला, तो मैं सभी 100,000 RMB ट्रेजरी बॉन्ड खरीद लूंगा। आपने क्या कहा? मैनेजर झटके से उछल पड़ा। उसके हाथ में चाय का कप था और गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गई, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा कि मुझे ये सब चाहिए। ली शिकियांग ने काउंटर पर जोर से मारा और अपना बैग काउंटर पर रख दिया। सबने मुड़कर ली शिकियांग को देखा। यह आदमी अपने साथ 100,000 RMB कैश ले जा रहा है। जब ली शिकियांग ने 100 RMB नोटों के 10 बंडल निकाले तो बैंक में हर कोई उसे मिली जुली सोच से देख रहा था। कुछ को जलन हो रही थी, कुछ को जलन हो रही थी और कुछ को शक हो रहा था। मैनेजर ने कहा, काउंटर बंद कर दो और कैश गिनने में मदद करो। बैकपैक। वह अपने साथ 200,000 RMB लाया था। उसने यहाँ सिर्फ 100,000 RMB के बॉन्ड खरीदे थे। उसे कुछ और बॉन्ड खरीदने के लिए कोई दूसरा बैंक ढूंढना होगा। वह दूसरे बैंक में गया और एक बार फिर ली शिकियांग आकर्षण का केंद्र और जलन का विषय बन गया। ली शिकियांग अकेले ही शेन शहर के लिए रात की ट्रेन में सवार हो गया। उसे फैंग यू की वह हिदायत याद आ गई कि ऊपर वाले बंक का टिकट ले लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले बंक से सामान चोरी होना मुश्किल होता है। हालांकि गाड़ी में बहुत कम लोग थे। ली शिकियांग ने नींद को सहने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को वह सो गया। जब कंडक्टर ने उसे जगाया तो वह चौंक गया, ये देखकर कि उसका बैग अभी भी उसकी बाहों में है। उसने जल्दी से बैग चेक किया। उसने अपने ट्रेजरी बॉन्ड देखकर राहत की सांस ली। ली शिकियांग ने सभी 200,000 RMB ट्रेजरी बॉन्ड बेच दिए, फिर कुछ बन खरीदे और ट्रेन स्टेशन की तरफ भागा। वह तुरंत वापसी की ट्रेन में चढ़ गया। 1 मिनट भी नहीं रुका। जब वह बिंग शहर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन पर ली शिकियांग ने फैंग यू को उसके स्कूल में फ़ोन किया। 10 मिनट बाद फैंग यू ने वापस फ़ोन किया। ली शिकियांग उत्साह से चिल्लाया, जियाओ यू, 100 RMB, अब 150 RMB हो गए हैं। इस ट्रिप में मैंने लगभग 900 RMB कमाए हैं। हम अमीर बनने वाले हैं। फैंग यू ने शांत स्वर में जवाब दिया, शांत हो जाओ भाई ली, ये तो बस थोड़ी सी रकम है, भविष्य में और भी आएगी। चैप्टर 22। ली शिकियांग नौकरी छोड़ रहा है। जब फैंग यू और लीना स्कूल में कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे तब ली शिकियांग के घर में तूफान आ रहा था। तुमने क्या कहा? तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? बदमाश, तुम्हें पता है मैंने पोस्ट ऑफिस मैनेजर से तुम्हारे आने के लिए कितनी मिन्नतें की। मुझे उन्हें तोहफे देने पड़े और डिनर पर ले जाना पड़ा और अब तुम इस्तीफा देना चाहते हो। ली शिकियांग के पिता ने डांटा। उनका सच में ली शिकियांग को एक जोरदार थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। डैड, क्या आपको पता है कि मैंने पिछले कुछ महीनों में कितना पैसा कमाया है? हजारों। पोस्ट ऑफिस में मुझे महीने में कितना मिलता है? 100 RMB भी नहीं। मैं एक महीने में कई सालों की सैलरी कमा रहा हूँ। मैं काम पर क्यों जाऊँ? मैंने बस कुछ दिन काम से छुट्टी ली थी और लीडर ने सबके सामने मुझे डांटा। ली शिकियांग ने कहा, तुमने काम से बस कुछ ही दिन की छुट्टी ली थी। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम पिछले महीने सिर्फ 4 दिन काम पर गए थे। कौन सा लीडर इतने लंबे समय तक बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैं न होता तो तुम्हें बहुत पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया होता। ली शिकियांग के पिता ने कहा, तो फिर मुझे नौकरी से निकाल दो। मैं वैसे भी वहाँ काम नहीं करना चाहता। रोज़ाना ये मामूली काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ली शिकियांग चिल्लाया। शिकियांग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नौकरी में क्या दिक्कत है? काम थकाने वाला नहीं है और स्टेबल भी है। भविष्य में सरकार घर भी देगी। ली शिकियांग की माँ ने भी उसे मनाने की कोशिश की। माँ, उन घरों की वजह से अब हम इसे खरीद सकते हैं। हम देश में कहीं भी, राजधानी सहित कोई भी घर खरीद सकते हैं। ली शिकियांग ने कहा, क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? तुम मेरी बात सुनना भी नहीं चाहते? ली शिकियांग के पिता ने पूछा। डैड, शियाओ यू ने कहा कि लोगों को आगे की सोचने की ज़रूरत है। हम जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ये हमें देखने को मिला। बहुत से लोग अब पोस्ट ऑफिस में मेरी नौकरी से जल सकते हैं, लेकिन अगर हम एक बड़ा घर और कार खरीद पाते हैं तो ज़्यादा लोग हमसे जलेंगे। इस तरह ये ज़्यादा मतलब वाला होगा। ली शिकियांग ने जवाब दिया। बकवास, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम हर दिन ट्रेजरी बॉन्ड बेचने के लिए शेन शहर जा रहे हो। तुम बस अंदाज़ा लगा रहे हो। मैं जो कर रहा हूँ वह बस नॉर्मल ट्रेडिंग है। शियाओ यू ने कहा कि यह राज्य के नियमों के हिसाब से है। हमें ट्रेजरी बॉन्ड आसानी से खरीदने और बेचने की इजाज़त है और हमें इससे टैक्स भी नहीं देना पड़ता। आपको अंकल झाओ का बेटा चुआंगसी याद है? उसने पिछले साल एक बड़ा रंगीन टेलीविज़न खरीदा था और आप मुझे बता रहे थे कि वह कितना काबिल है। अब हम भी एक खरीद सकते हैं।
हम एक और भी बड़ा और बेहतर इम्पोर्टेड रंगीन टीवी खरीद सकते हैं, ली शिकियांग ने कहा। ली शिकियांग बार बार कहता रहा कि फैंग यू ने ये कहा और फैंग यू ने वो कहा। ली शिकियांग के पिता की नसें फटने वाली हैं। कोई 20 साल का टीनेजर की बात सुन रहा है। ये परेशानी जल्द ही फैंग परिवार तक फैल गई। हुआ यूं कि फैंग शिंगताई ने अभी अभी अपनी ज़मीन की बुआई पूरी की थी। वह फैंग यू के स्कूल गया और उसे बिंग शहर ले आया। उसने अपने होने वाले ससुराल वालों से सुना था कि फैंग यू ने ली शिकियांग को उसकी आयरन राइस बाउल वाली नौकरी से इस्तीफ़ा देने के लिए उकसाया था। डैड, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। मैंने सच में उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए नहीं उकसाया, फैंग यू ने कमज़ोरी से कहा। बेशक, ली शिकियांग को उसके नेताओं ने डांटा था क्योंकि वह काम से छुट्टी लेता रहा था। लेकिन ये फैंग यू की भी गलती थी क्योंकि उसने ही ली शिकियांग को शेन शहर से आते जाते रहने के लिए कहा था। हालांकि फैंग यू बलि का बकरा नहीं बनना चाहता और वह कभी नहीं मानेगा कि यह उसकी गलती थी। चुप हो जाओ और जब हम वहां पहुंचे तो अपने अंकल ली से माफ़ी मांगना। तुम्हारे अंकल ली एक लीडर हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वे कार चला सकते हैं और छुट्टियों में बहुत से लोगों को उन्हें गिफ्ट देने पड़ते हैं? अगर तुम्हारे भाई ली ने उनके नक्शे कदम पर चले तो वे भी भविष्य में लीडर बन सकते हैं, फैंग जिंगताई ने कहा। फैंग यू ने जवाब दिया, लीडर होने में क्या अच्छा है? अंकल ली तो सिर्फ डिप्टी चीफ हैं। कार, अब हम भी एक खरीद सकते हैं। छुट्टियों में अंकल ली को अपने सीनियर्स को गिफ्ट भी देने पड़ते थे। अब आप भाई ली को देखिए, वह अब एक महीने में अपनी पिछले साल की सैलरी से ज़्यादा कमा रहे हैं। इसे ही मैं विनय कहता हूँ। फैंग यू ने अपने पिता को गुस्से से घूरते देखकर उन्हें मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। वैसे भी उसके पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे, इसलिए वह भाई ली को कुछ समय के लिए कम पैसे में रहने दे सकता है। पैसे से फैंग यू खुद भी ज़्यादा कमा सकता है। ली शिकियांग के घर पर सब लोग मौजूद हैं। सिर्फ ली परिवार ही नहीं, फैंग डैनिंग भी वहाँ है। सब चुपचाप बैठे हैं, लेकिन देखो फैंग जिंगताई अंदर आया। ली शिकियांग के माता पिता अभी भी उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन फैंग शिंगताई के बैठने के बाद कमरा फिर से शांत हो गया। फैंग शिंगताई ने फैंग यू को घूर कर देखा। फैंग यू खुद को बेबस महसूस कर रहा है। उसकी सोच बाकी सबसे 20 साल आगे है, लेकिन कोई भी उसके जीनियस विचारों को नहीं समझ सकता। थप्पड़, फैंग शिंगताई ने बेरहमी से फैंग यू के सिर के पीछे थप्पड़ मारा था। हर कोई इस बच्चे के माफ़ी मांगने का इंतज़ार कर रहा है और फिर भी वह अभी भी वहाँ बैठा सपने देख रहा है। बेटे, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन की खुशी तुम्हारे हाथों बर्बाद होने वाली है? अगर ली शिकियांग तुम्हारे उकसाने पर इस्तीफ़ा देने वाला है तो उसका परिवार तुम्हारी बहन के ली शिकियांग के साथ रिश्ते के लिए कैसे राज़ी हो सकता है? फैंग जिंगताई ने सोचा। फैंग यू ने उदास होकर अपने पिता को देखा और कहा, अंकल ली, आंटी ली, ये सब मेरी गलती है। मुझे भाई ली को इस बिजनेस में शामिल होने के लिए नहीं कहना चाहिए था। भाई ली, आपको काम पर वापस जाना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी मेहनत करके बिताएंगे तो आपको एक कार और घर खरीदने में सक्षम होना चाहिए। पहले तो फैंग शिंगताई को लगा कि उनका बेटा ठीक से माफ़ी मांग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उन्हें लगा कि कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा, भाई ली, तुमने घर से लाए पैसों से भी करीब 10,000 RMB कमाए थे। ये काफ़ी होने चाहिए। यह उससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें 10 साल पोस्ट ऑफिस में काम करने के बाद मिलेगा। मेरे टीचर ने कहा था कि इंसान को उसी में खुश रहना चाहिए जो उसके पास है। अगर दूसरे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब वे बड़े घरों में रहते हैं और बड़ा कलर टीवी देखते हैं तो हम भी छोटे घरों में रहकर ब्लैक एंड वाइट टीवी देख सकते हैं, फैंग यू ने आगे कहा। ली शिकियांग के पिता ने अचानक पूछा, शिकियांग, तुम क्या सोचते हो? ली शिकियांग ने अपने पिता को पूछते हुए सुना और अपना सिर उठाया। पिताजी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा था। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और आपको और माँ को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं कड़ी मेहनत करूँगा और फैंग डैनिंग को तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या उस महान व्यक्ति ने नहीं कहा था, हमें एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बनानी चाहिए और कुछ लोगों को पहले अमीर बनने देना चाहिए? मैं उनमें से एक क्यों नहीं हो सकता जो पहले अमीर बने? ली शिकियांग के पिता ने अपने बेटे और ससुराल वालों को देखा और आखिर में आह भरी। ठीक है, मैं तुम्हारे लीडर से बात करके तुम्हारे लिए 1 साल की नो पे लीव मंजूर करवा लूँगा। अगर तुम नहीं आ सकते तो तुम पोस्ट ऑफिस में काम पर वापस चले जाओ और ज़्यादा मत सोचो। अगर तुम सच में आ सकते हो तो तुम पोस्ट ऑफिस की अपनी नौकरी छोड़ सकते हो। अध्याय 23 भाई की से समाचार। ली शिकियांग के पिता के मान जाने के बाद ली परिवार का तूफान आखिरकार खत्म हो गया। फैंग यू अच्छी तरह जानता था कि ली शिकियांग कभी वापस जाकर पोस्ट ऑफिस में काम नहीं करेगा। फैंग शिंगताई ने फैंग यू के कान पकड़े और उसे वापस स्कूल ले आया। उसने फैंग यू से वादा किया कि अगर वह शहर के हाई स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया तो उसे पीटा जाएगा। फैंग शिंगताई ने फैंग यू से पैसों के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा।
फैंग यू को लगा था कि फैंग शिंगताई इसके बारे में भूल गए हैं, लेकिन फैंग यू को यह नहीं पता था कि ली शिकियांग ने पहले ही फैंग शिंगताई को बता दिया था कि फैंग के परिवार के पास अब लगभग 200,000 RMB पैसे हैं। वैसे भी ये ट्रेजरी बॉन्ड हैं, अगर वे नहीं भी बिके तो भी वे ब्याज से कमा सकते हैं और ब्याज बैंक में पैसे रखने से ज़्यादा है। फैंग जिंगताई जानता था कि उनके परिवार में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है क्योंकि फैंग यू ने स्कूल में पढ़ाई की थी और बहुत सी चीज़ें समझता है। इसलिए फैंग यू को स्कूल जाना जारी रखना होगा और आखिरकार यूनिवर्सिटी जाना होगा। जब फैंग जिंगताई घर लौटे तो वे एक इम्पोर्टेड 19 इंच कलर टीवी सेट भी साथ लाए। उन्होंने ली शिकियांग के घर पर कलर टीवी देखा और सच में उन्हें भी एक लेने का मन हुआ। फैंग जिंगताई रंगीन टीवी लेकर घर लौटा और झांग मुहुआ ने शिकायत की कि वह बहुत ज़्यादा खर्चीला है। लेकिन जब उसे पता चला कि उनकी बचत 200,000 RMB हो गई है तो वह एक रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहती थी। हर गुजरते महीने के साथ स्कूल में फैंग यू की परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही थी। अप्रैल और मई के टेस्ट के रिजल्ट से उसकी प्रोग्रेस साफ दिखती है। टीचर सन का मानना है कि फैंग यू के रिजल्ट के हिसाब से अगर फैंग यू इसी तरह के रिजल्ट बनाए रखता है तो वह बिंग सिटी के सबसे अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। जहां तक फैंग यू और लीना के क्लासरूम में एक साथ इतना समय बिताने की बात है तो उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने देखा ही नहीं। ये दोनों एक साथ बेहतर हो रहे हैं और उनकी तारीफ होनी चाहिए। जब फैंग यू किताबों के पहाड़ में दबा हुआ था तभी उसे ली शिकियांग का फ़ोन आया। क्या भाई की फिर से बिंग शहर आ रहे हैं? फैंग यू ने कहा। ली शिकियांग को किरिलेंको का रशियन टेलीग्राम मिला था और उसने एक टीचर को ट्रांसलेट करने के लिए पैसे दिए थे। उसे अब भी याद था कि उन्होंने किरिलेंको से बहुत सारा पैसा कमाया था और उन्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इससे फैंग यू की पढ़ाई में रुकावट आएगी और फैंग जिंगताई खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर फैंग यू नहीं रहे तो उन्हें एक ट्रांसलेटर हायर करना होगा और ट्रांसलेटर को बिजनेस करना नहीं आता। वह कब आएगा? फैंग यू ने पूछा। परसों। वह इंटरनेशनल होटल में रुकेगा। ली शिकियांग ने जवाब दिया। ठीक है, तुम्हें उस दिन एक जीप लेनी होगी ताकि तुम दिखा सको कि हम अमीर लोग हैं। मैं परसों शाम को बिंग शहर पहुंचूंगा। पहुंचने पर हम और बातें करेंगे। फैंग यू ने जवाब दिया। मैं परसों सीधे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने जीप पहले ही उधार ले ली थी, ली शिकियांग ने कहा। फैंग यू मुस्कुराया। ली शिकियांग जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। कुछ महीनों तक ट्रेजरी बॉन्ड में ट्रेडिंग करने के बाद उसका नज़रिया बड़ा हो गया है और काम करने के मामले में वह ज़्यादा होलिस्टिक हो गया है। क्या तुम फिर से छुट्टी लेने वाले हो? जल्द ही मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं। ये फाइनल एग्जाम की आखिरी तैयारी होगी। इस बार छुट्टी लेने का क्या कारण है? टीचर सन ने पूछा। टीचर सन, मेरे जीजा के बिंग शहर में कुछ जान पहचान वाले हैं। मैं उनके दोस्त से मिलने जा रहा हूं जो बिंग शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में मेरी जगह की गारंटी दे सकता है। फैंग यू ने जवाब दिया। सच में, ये झूठ बहुत असरदार है। टीचर सन को फैंग यू की छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करना मुश्किल लगता है जब उसे पता चलता है कि फैंग यू अपने कनेक्शन से मिलने बिंग शहर जा रहा है। हालांकि टीचर सन को इस तरह की हरकतें पसंद नहीं हैं, लेकिन हर कोई अपने भविष्य के लिए अपने कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। जब टीचर सन ने ली शिकियांग को स्कूल के मेन गेट पर जीप पार्क करते देखा तो टीचर सन को फैंग यू पर पूरा यकीन हो गया। फैंग यू का साला सच में काबिल है। इतना छोटा और वह जीप चला सकता है। स्कूल के गेट पर खड़ी जीप ने कई स्टूडेंट्स का ध्यान खींचा। कुछ जो फैंग यू को जानते थे वे जीप को छूने भी गए। हालांकि शहर में इस तरह की जीप देखना आम बात है, लेकिन गांव में इस तरह की गाड़ियों में सिर्फ लीडर ही बैठ सकता है। यहां तक कि उनके प्रिंसिपल भी स्कूल आने जाने के लिए साइकिल से ही आते जाते हैं। फैंग यू, मिड टर्म एग्जाम आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? लीना ने फैंग यू को एक तरफ खींचते हुए पूछा। मैं हाई स्कूल में एडमिशन के लिए कनेक्शन ढूंढने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं बिना कोई एग्जाम दिए भी हाई स्कूल में एडमिशन ले लूँ। वैसे तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी भी मदद करूँ? फैंग यू ने जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश करते हुए पूछा। लीना लगभग रो पड़ी। उसने सोचा था कि फैंग यू बेहतर हो गया है, लेकिन वह अभी भी एक मौकापरस्त है जो बिना मेहनत किए फ़ायदा उठाना चाहता है। मैं खुद ही एग्जाम दूंगी और मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, ली ना ने कहा और रोते हुए वापस स्कूल की तरफ भागी। फैंग यू ने अपना मुंह खोला और उसे फ़ोन करना चाहा, लेकिन भूल जाओ, वह बाद में लौटने पर उसे समझा सकता है। अब किरिलेंको सबसे ज़रूरी चीज़ है। नमस्ते, हम मॉस्को से मिस्टर किरिलेंको को ढूंढ रहे हैं। फैंग यू इंटरनेशनल होटल के रिसेप्शन पर खड़ा था। युवक, तुम किरिलेंको को जानते हो? तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? होटल रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। फैंग यू अभी भी टीनेज में है और वह शराब नहीं पी सकता। दूसरी तरफ ली शिकियांग गाड़ी चला रहा है, इसलिए वह भी शराब नहीं पी सकता। आखिर में किरिलेंको ही अकेला शराब पी रहा है। आधी बोतल वाइन पीने के बाद किरिलेंको का चेहरा लाल होने लगा।
फैंग यू ने किरिलेंको से कुछ देर बात की और किरिलेंको ने फैंग यू को अपने परिवार के बारे में बताया। किरिलेंको का बैकग्राउंड सुनने के बाद फैंग यू को झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रदर की का ऐसा बैकग्राउंड होगा। किरिलेंको के पिता सोवियत सेना के एयरफोर्स कर्नल हैं। फैंग यू ने भी उनका नाम सुना था और लगता है कि भविष्य में उन्हें जनरल के पद पर प्रमोट किया जाएगा। किरिलेंको का एक भाई भी है। उसका भाई आर्मी में है और वह भी अच्छा कर रहा है। किरिलेंको भी आर्मी में है लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ जिंदगी का मजा लेना चाहता है। अपने पिता की वजह से किरिलेंको को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। वह अक्सर प्रोक्योरमेंट को घूमने फिरने और रास्ते में पैसे कमाने का बहाना बनाता था। पिछली बार जब वे बिंग शहर आए थे तो साइट विजिट के लिए आए थे। उस विजिट के दौरान वे बहुत सी चीज़ें वापस लाए थे और सोवियत यूनियन में उनका बहुत स्वागत हुआ था। सोवियत यूनियन और चीन के बीच रिश्ते अभी अभी सुधरे हैं और दोनों देशों के बीच ज़्यादा ट्रेड नहीं था। किरिलेंको के कुछ दोस्तों को कुछ हैम और डिब्बाबंद सामान चाहिए था, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए कोई जान पहचान नहीं थी। इसलिए किरिलेंको इन चीज़ों को खरीदने के लिए चीन आने के लिए एक प्रतिनिधि बन गए। पिछली बार जब किरिलेंको फैंग यू से मिले थे तो उन्होंने फैंग यू की काबिलियत देखी थी। फैंग यू ने न सिर्फ उन्हें बहुत सारा सामान खरीदने में मदद की, बल्कि सामान को एयरपोर्ट वेयरहाउस तक भेजने का भी इंतजाम किया था। इसके अलावा किरिलेंको जानते हैं कि चीन में किसी के जीप चलाने का मतलब है कि परिवार में कोई सरकारी अफसर होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अधिकार होने का मतलब है कि वह व्यक्ति काबिल है और एक काबिल व्यक्ति उसे बहुत सारा सामान खरीदने में मदद कर सकता है। किरिलेंको इस बार बहुत सारा पैसा लाया था और वह थोक में खरीदने के लिए तैयार है। फैंग यू की नज़र में किरिलेंको एक सोने का सुअर है जो मारे जाने का इंतज़ार कर रहा है। इस ज़माने में दोनों देशों के बीच ट्रेड से फ़ायदा होना पक्का है। अगर फैंग यू को सही याद होता तो दोनों देश जल्द ही कई टैक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करते, लेकिन उन्हें याद नहीं कि ये एग्रीमेंट शुरू हुए थे या नहीं। भाई किरिलेंको, पिछली बार जब आप यहाँ आए थे तो मैं आपको कुछ बताना भूल गया था। अच्छा हुआ कि आप अब यहाँ आ गए और मैं आपसे सच सच कहूँगा। अगर आपको कोई गलती, टूटे हुए लिंक, नॉन स्टैंडर्ड कंटेंट वगैरह मिले तो प्लीज़ हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट चैप्टर ग्रेटर देन, ताकि हम उसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। अध्याय 24 मना नहीं कर सकते। किरिलेंको, जिसने अनजाने में एर्गोटो की एक बोतल खत्म कर ली थी, ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, क्या? भाई किरिलेंको, मैं तुम्हें धोखा देने का दोषी हूँ। फैंग यू ने कहा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? तुम्हारा क्या मतलब है? किरिलेंको ने उलझन में सिर हिलाया। याद है पिछली बार तुमने वो सामान कब वापस खरीदा था? असल में उस सामान की कीमत 70,000 RMB से कम थी, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि वो 80,000 RMB है। मुझे लगा था कि तुम दोबारा नहीं आओगे, इसलिए मैंने थोड़ा कमाने की कोशिश की। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें कल पैसे लौटा दूंगा और इस बार मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी खरीदारी से पैसे नहीं कमाऊंगा। फैंग यू ने कहा। लिशिकियांग अभी भी आराम से मूंगफली खा रहा था कि अचानक उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। जून का महीना है, लेकिन उसे अचानक ठंड क्यों लगी? उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि बातचीत ठीक नहीं चल रही है। ये सोवियत यूनियन का भालू गुस्से में लग रहा था और वह शियाओयू को घूर रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया था और फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। क्या हमारी दोस्ती भी हमारे देशों की तरह मीठी और खूबसूरत नहीं होनी चाहिए? किरिलेंको ने गुस्से में पूछा। हम तब दोस्त नहीं थे, लेकिन अब हम दोस्त हैं और यही वजह है कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अगर तुम अब मुझे दोस्त के तौर पर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। फैंग यू ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा। किरिलेंको अपनी पिछली ट्रिप के बारे में सोचते हैं। पिछली बार वे जो सामान वापस लाए थे उसकी रसीद पर सिर्फ क्वांटिटी लिखी थी, कीमत नहीं। इसलिए उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वह सामान खरीदने के लिए RMB नहीं बल्कि 80,000 रूबल इस्तेमाल किए थे। हालांकि उसने कुछ सामान तोहफे में दे दिया, फिर भी बाकी सामान बेचकर उसने बहुत पैसे कमाए। किरिलेंको अकेले इसलिए आया था ताकि दूसरों को इन सामानों की सही कीमत पता न चले। वह और कमाना चाहता है ताकि वह हर दिन एक कार्ट वोडका खरीद कर पी सके। अगर फैंग यू उसकी मदद के लिए यहाँ नहीं है तो चीन में खरीदी गई चीज़ें सस्ती नहीं होंगी और जब वह वापस आएगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। वह इसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस भी बनाना चाहता है। उसने एक ट्रेन के डिब्बे का भी इंतज़ाम कर लिया था। नहीं, ये फैंग यू ज़रूर इस डील का हिस्सा होगा। ये सिर्फ 10,000 RMB है। उसने जो कमाया उसकी तुलना में ये 10% भी नहीं है। बस इसे फैंग यू की कड़ी मेहनत के लिए टिप समझो, लेकिन अगली बार उसे फैंग यू के साथ काम करने के बारे में फिर से सोचना होगा। किरिलेंको अचानक मुस्कुराया, एक भद्दी सी मुस्कान दिखाते हुए। तुम क्या बात कर रहे हो? बेशक, मैं अब भी तुम्हें एक दोस्त की तरह मानता हूँ। तुम उन 10,000 RMB बक्स के हकदार हो। हम दोस्त हैं और चलो इस बारे में बात नहीं करते। चलो उन चीज़ों पर बात करते हैं जो मैं इस बार खरीदना चाहता था।
सोवियत यूनियन के इस भालू को मुस्कुराता देख ली शिकियांग को राहत मिली। अभी उसे चिंता हो रही थी कि अगर यह बालों वाला भालू लोगों को मारे तो क्या उसे उससे लड़ना चाहिए। ये लड़ाई जीतने की बात नहीं है, लेकिन किरिलेंको एक विदेशी है और नतीजा चाहे जो भी हो, ली शिकियांग का हारना तय है। फैंग यू भी मुस्कुराया, ठीक है, क्योंकि तुम मुझे एक दोस्त की तरह मानते हो, तो इस बार तुम चाहे कुछ भी और कितना भी खरीदना चाहो, मैं तुम्हें सबसे सस्ती कीमत दिलाने में मदद करूंगा। तुम पूरी ट्रिप में हमारे साथ रहने के लिए एक ट्रांसलेटर भी रख सकते हो। किरिलेंको ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। डिनर के बाद किरिलेंको ने फैंग यू को इंटरनेशनल होटल में रुकने के लिए बुलाया, क्योंकि किरिलेंको शाम को बात करना चाहते थे। फिर फैंग यू ने ली शिकियांग से कहा कि वह उन्हें सुबह 8 बजे ले जाए और सेल्स और मार्केटिंग कोऑपरेटिव में अपने दोस्त से भी पूछ ले कि उनके पास कोई बिना बिका सामान तो नहीं है। मेरे प्यारे फैंग, क्या तुम कुछ सिगार ट्राई करना चाहोगे? किरिलेंको ने पूछा। फैंग यू मुस्कुराया और हाथ हिलाया, मुझे इसकी आदत नहीं है। तुम में बहुत हिम्मत है, मुझे तुम पसंद हो। मैं इस बार 300,000 रूबल लाया था और मैं ये सब खर्च करना चाहता हूँ। हैम, डिब्बाबंद फल, कैंडी वगैरह बहुत अच्छे हैं और फूलों वाला रुमाल बहुत पॉपुलर है। किरिलेंको ने कहा, फूलों वाला रुमाल, ये तकिए के कवर हैं। भूल जाओ, क्योंकि तुम सबको लगता है कि ये रुमाल हैं तो इन्हें रुमाल ही रहने दो। खैर, तुमने पैसे दिए हैं और तुम इसे जो चाहो कह सकते हो। कोई बात नहीं, तुम कल मेरे साथ आओ और देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें मोलभाव करने में मदद करूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि कीमत तुम्हारे लिए सही होगी। लेकिन इस बार तुम्हें इतना सारा सामान मिल रहा है, तुम इसे वापस कैसे लाओगे? फैंग यू ने पूछा। फैंग यू को उत्सुकता है। हवाई जहाज से शिपिंग बहुत महंगी है। ट्रेन से? मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे ट्रेन का डिब्बा दिलाने में मदद की थी, इसलिए ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बार भी वापस ट्रेन से ही जा रहा हूँ, किरिलेंको ने जवाब दिया। फैंग यू को जलन हुई। कनेक्शन होने का मतलब है काम करने के तरीके होना। किरिलेंको को ट्रेन का डिब्बा मिल सकता है जैसे बाजार से पत्ता गोभी मिल जाए। दोनों ने थोड़ी देर बातें की और किरिलेंको के खर्राटों की आवाज़ आई। फैंग यू को इंटरनेशनल होटल में रुकने का अफसोस है। कम से कम उसे किरिलेंको के साथ एक कमरे में रहने के लिए राजी नहीं होना चाहिए था। ये खर्राटे बिल्कुल इलेक्ट्रिक आरी की तरह हैं। अगली सुबह ली शिकियांग ने उन्हें पिक किया और सेल्स और मार्केटिंग कोऑपरेटिव तक गाड़ी चलाई। मैनेजर सू, जिन्हें उनके आने की खबर मिल गई थी, दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। मैनेजर सू, हम फिर से यहाँ हैं। क्या इस बार आपके पास बताने के लिए कुछ अच्छा है? फैंग यू ने पूछा। हाँ, शहद, कैन फूड, बिस्किट, मिल्क पाउडर। अगर आप ये सब बल्क में ले रहे हैं तो मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ। मैनेजर सू ने तुरंत उन अनपॉपुलर प्रोडक्ट्स का जिक्र किया। हाँ, ली शिकियांग ने उन्हें यही करने को कहा था। अब फैंग यू किरिलेंको के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, इसलिए उसने सीधे सब कुछ ट्रांसलेट किया और किरिलेंको को सच बता दिया। किरिलेंको बहुत हैरान हुआ और फैंग यू को देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, फैंग यू मुझसे कह रहा है कि ये चीज़ें बिक नहीं रही हैं। मैनेजर सू ने जवाब दिया, आप चाहे कितने भी खरीदें, मैं इस कीमत पर राज़ी नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टोटल कीमत पर 3% की छूट दे सकता हूँ। क्या होगा अगर हम 1 मिलियन RMB का सामान खरीद रहे हैं? फैंग यू पैर क्रॉस करके कुर्सी पर बैठ गया। कितना? 1 मिलियन? मैनेजर सू ने पूछा। हाँ, सही है, मेरे पीछे सोवियत यूनियन का एक बड़ा बॉस है। इस बार वह सामान से भरी एक ट्रेन की बोगी वापस ले जाना चाहता है। वह कम से कम 1 मिलियन RMB खर्च करेगा। अगर आप हमें 1 मिलियन का सामान नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम कहीं और जा सकते हैं। भले ही सामान की वैरायटी ना हो, हम कुछ और जगहों पर जा सकते हैं। साथ ही इस तरह हम कुछ पैसे भी बचा सकते हैं। फैंग यू ने कहा, नहीं, कहीं और मत जाओ, दूसरी जगहों पर हमारे जैसी वैरायटी नहीं मिलती। तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं कुछ कॉल्स करूंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें 1 मिलियन RMB का सामान दूंगा। मैनेजर सू ने कहा। मैनेजर सू, मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप इस डील से कितना कमाते हैं, लेकिन क्या आपको कीमत थोड़ी और कम नहीं करनी चाहिए? फैंग यू ने पूछा। कोई बात नहीं, मैं अपने सप्लायर्स से बात करूंगा। मैं आपको सबसे सस्ती कीमत का वादा करता हूं। हम सोवियत यूनियन के अपने भाई को कभी धोखा नहीं देंगे, मैनेजर सू ने जवाब दिया। फैंग यू ने किरिलेंको की तरफ मुड़कर बताया कि मैनेजर सू उनके सप्लायर से कांटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें सबसे सस्ती कीमत देने की गारंटी है। फैंग यू ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें इस डील से एक भी सेंट नहीं मिलेगा। नहीं, 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 मेरे प्यारे फैंग, मुझे तुम्हें पेमेंट करना ही होगा। 5% कैसा रहेगा? तुम्हें ये पक्का करना होगा कि मैं जो चीज़ें खरीदूं वे अच्छी क्वालिटी की हों, कम कीमत की हों और क्वांटिटी में हों, किरिलेंको ने कहा। किरिलेंको को अचानक फैंग यू से डर लगने लगा। उसे पैसे नहीं चाहिए। अगर फैंग यू ने उसे धोखा दिया तो? नहीं,
उसे पैसे देने होंगे और फिर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अगर फैंग यू ने उसे धोखा दिया तो वह पुलिस के पास जा सकता है। अध्याय 25 एक प्यारी किरिलेंको ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और फैंग यू को फीस देने पर जोर दिया। फैंग यू ने बेमन से ही हाँ कहा और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेकिन मन ही मन वह खुशी से उछल रहा था। लेकिन फैंग यू जितना ज्यादा कहता गया, किरिलेंको को उतना ही शक होने लगा। वे बस कुछ ही बार मिले थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। फैंग यू उसकी मुफ्त में मदद करने को क्यों तैयार है? जरूर। किरिलेंको ने लालच में आकर फैंग यू पर अपनी सर्विस के लिए पेमेंट लेने के लिए जोर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद फैंग यू भी काफ़ी शांत हो गया। ये ट्रिप 2 से 3 दिन की थी और वे 60,000 RMB कमा सकते थे। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि किरिलेंको का इरादा इस बिजनेस को लंबे समय तक करने का था। फैंग यू के पास और कोई आइडिया कैसे नहीं हो सकता। भविष्य में एक बहुत पॉपुलर इंडस्ट्री है जो इंटरमीडिएशन सर्विसेज है। एक बिचौलिया बिजनेस डील के लिए 2 पार्टियों को मिलवाकर कमीशन कमाता है। क्योंकि इस बिजनेस में कोई सामान नहीं है, इसलिए कोई खर्च नहीं है। यह उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनके पास कोई कैपिटल नहीं है लेकिन बहुत सारे नेटवर्क हैं। शुरू में यह इंडस्ट्री उन अमीर दूसरी पीढ़ी के लोगों ने शुरू की जिनके बहुत सारे कनेक्शन थे, लेकिन ये जल्द ही एक कामयाब इंडस्ट्री बन जाती है। एक अच्छा बिचौलिया बनने के लिए उसके पास बहुत सारे कस्टमर और अलग अलग तरह के सामान होने चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, उसे बहुत से लोगों को जानना होगा। क्या फैंग यू किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो बिजनेस करता हो? नहीं, लेकिन आज से उसके पास सामान के लिए बहुत सारे सोर्स होंगे और इन सामानों की सोवियत यूनियन में डिमांड है। इस ज़माने में सट्टेबाजी को जुर्म माना जाता है और यह अभी खत्म नहीं हुआ था। प्लान्ड इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी में बदल रही है। बहुत से लोग स्मार्ट हैं लेकिन वे ज़्यादातर कोस्टल इलाकों से हैं। उदाहरण के लिए, देश के नंबर 1 गांव हुआक्सी गांव के सेक्रेटरी ने सरकार की इजाज़त से पहले ही छोटे हार्डवेयर बनाने वाली एक फैक्ट्री लगा ली थी। बाद में पॉलिसी बदलने के बाद वह फैक्टर दूसरों के लिए फॉलो करने के लिए एक पॉजिटिव मॉडल भी बन गया। लोंगजियांग में, जो बॉर्डर के पास है, बहुत कम लोग हैं जो इस लाइन पर जाने की हिम्मत करते हैं। फैंग यू का भी ऐसा बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं था। वह बार्टर ट्रेड चाहता था। वह कुछ घरेलू सामान किरिलेंको को भेजेगा और किरिलेंको कुछ सामान वापस भेजेगा। हाथ में सामान होने के कारण फैंग यू को सट्टा लगाने वाला नहीं माना जाता। असली सट्टेबाजी का मतलब है मौके का इस्तेमाल करना, सामान जमा करना, नकल बनाना, कीमतों में हेरफेर करना और बाजार में रुकावट डालना, मुनाफा कमाना। फैंग यू इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा है। यह मुझे और चाहिए, किरिलेंको ने कहा। फैंग यू ने किरिलेंको की तरफ इशारा किया, एक पल के लिए चौंक गया। बिग वाइट रैबिट मिठाई। किरिलेंको बड़ा हो गया है और फिर भी उसने एक मिठाई अपने मुंह में डाल ली। क्या बच्चे यही नहीं खाते? ये तौलिया और यह स्कार्फ, और भी मुझे ये हेयरपिन और चाहिए, ये मोज़े लाल रंग के, और भी। फैंग यू ने एक बात नोटिस की, किरिलेंको जो चीज़ें चाहती थीं वे लड़कियों के लिए क्यों थीं? भाई, क्या आप महिला ग्राहकों के लिए एक दुकान खोलने जा रहे हैं? फैंग यू ने पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं आर्ट ग्रुप को बेच रहा हूँ। आर्ट ग्रुप उनमें से एक है जिसने मुझे उनके लिए खरीदने के लिए कहा था और उन्हें ये सामान पसंद है। किरिलेंको ने जवाब दिया। ये किरिलेंको सच में काबिल है। वह उनके आर्ट ग्रुप के लिए खरीदारी भी कर सकता है। फैंग यू को यकीन है कि यह काम लंबे समय तक किया जा सकता है और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। लड़कियों को ये चीज़ें पसंद हैं। फैंग यू ने लीना के लिए एक लाल हेयरपिन भी खरीदा। ऐसा लगता है कि लीना को लाल रंग पसंद है। आधे घंटे से भी कम समय में मैनेजर सू ने अपने सभी सप्लायर्स से संपर्क किया और उनके प्रतिनिधि कोऑपरेटिव के ऑफिस में आ गए। हर कोई फैंग यू को अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा था और साथ ही फैंग यू के लिए सिरदर्द भी पैदा कर रहा था। चुप रहो, मैं मिस्टर किरिलेंको का प्रतिनिधि हूँ। तुम सब पहले एक फॉर्म भरो, फैंग यू चिल्लाया। पहले जब वे कॉन्ट्रैक्ट की फोटोकॉपी कर रहे थे तो फैंग यू ने एक फॉर्म बनाने के लिए एक सफ़ेद कागज़ का इस्तेमाल किया और 10 से ज़्यादा कॉपी की। अब फैंग यू उनमें से हर एक को एक कॉपी दे रहा है। फॉर्म में मैन्युफैक्चरर का नाम, मैन्युफैक्चरर का नेचर, सामान का टाइप, कीमत, क्वांटिटी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह साफ साफ लिखा होता है। ये फैंग यू के लिए भविष्य में मैनेजर सू को बाईपास करने का ज़रूरी कदम है। ठीक है, अब मैं आपको सभी तरह के सामान और मात्रा के बारे में बताऊंगा। कीमत के लिए आप सब मैनेजर सू से बात कर सकते हैं, फैंग यू ने कहा। जब फैंग यू ने उन्हें सामान के टाइप और क्वांटिटी के बारे में बताया तो मैनेजर सू ने तुरंत उसे लिख लिया। सिर्फ इस डील से ही उनका क्वार्टरली सेल्स टारगेट पूरा हो जाएगा। बदकिस्मती से उन्होंने फैंग यू को वे सभी फॉर्म में नहीं देखा। यह शायद आखिरी बार था जब मैनेजर सू ने फैंग यू से काम लिया। मैनेजर सू ने सप्लायर्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के बाद फैंग यू के साथ बैठकर डिस्काउंट के बारे में बात की।
आखिर में वे 7% डिस्काउंट पर मान गए, जिसमें रेलवे स्टेशन तक सामान का ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेन में सामान लोड करना भी शामिल है। इस ट्रांजैक्शन की कुल कीमत सिर्फ RMB 1.02 मिलियन है। फैंग यू ने किरिलेंको से मात्रा तय करने के लिए बात की थी, लेकिन डिस्काउंट के बाद कीमत उम्मीद से कम है और किरिलेंको के पास अभी भी बहुत पैसे बचे हैं। फैंग यू ने किरिलेंको से पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। किरिलेंको ने इधर उधर देखा और अचानक काउंटर पर रखे दस्तानों को घूरने लगा। क्योंकि मैंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मुझे कानून मानना है। हम इन 30,000 RMB का इस्तेमाल इंस्टेंट नूडल्स खरीदने में करेंगे। अगर आप हमें और दे पाए तो शायद अगले महीने हम और सामान खरीदने के लिए आपके पास वापस आएंगे। फैंग यू ने कहा, इंस्टेंट नूडल्स तेज़ी से बिकने वाला सामान है। फैंग यू ने इसे वेयरहाउस में देखा था, लेकिन मैनेजर सू ने किरिलेंको को इसकी सलाह नहीं दी। लेकिन इंस्टेंट नूडल्स सिर्फ एक तरह के होते हैं, हुआ फैंग ब्रांड के सीफूड नूडल्स। यह एक पुराना ब्रांड है। ये कंपनी फैंग यू के दोबारा आने तक प्रोडक्शन में है। एक्सचेंज रेट के मामले में मैंने उनसे कुछ इंस्टेंट नूडल्स देने को कहा था। आप इन नूडल्स को उबलते पानी में 5 मिनट तक पकाएं और आप इसे खा सकते हैं। अगर आप इसमें हैम सॉसेज का एक टुकड़ा मिला दें तो इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। फैंग यू ने किरिलेंको से कहा। किरिलेंको को नहीं पता था कि इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं, लेकिन उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसे और सामान मिल रहा है। उसे लगा कि उसने अपने सारे 300,000 रूबल उन सामानों को खरीदने में खर्च कर दिए हैं और उसे और सामान मिलने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगता है कि फैंग यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना अच्छा है। इस तरह फैंग यू ज़्यादा जिम्मेदार होगा। अपने भविष्य के बिजनेस की वजह से किरिलेंको ने फैंग यू को कुछ फ़ायदे देने का फैसला किया। ये आपके लिए है, किरिलेंको ने कहा। नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। फैंग यू ने अपने सामने रखे 20,000 रूबल को देखते हुए कहा। तुम इसके लायक हो। हम दोस्त हैं और तुम्हें मुझे मना नहीं करना चाहिए। मैं भविष्य में फिर से बिंग शहर आऊँगा। कृपया मेरी मदद करते रहना, किरिलेंको ने कहा। फैंग यू ने 20,000 रूबल बिना मन के ले लिए। ये किरिलेंको सच में बहुत प्यारी है। अध्याय 26 कंपनी का पंजीकरण। टकराना। फैंग जिंगताई ने टेबल पर जोर से मारा। इस बेटे को सच में डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है। क्लास छोड़ रहा है और अब भी वह एक कंपनी बनाना चाहता है। उसे लगता है कि कंपनी बनाना इतना आसान है। डैड, चिंता मत करो, हम रूसियों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। सरकार भी हमें उनके साथ बिजनेस करने के लिए बढ़ावा दे रही है। हमारे पास ज्योग्राफिकल फ़ायदा है और हमें इसका अच्छा इस्तेमाल करना होगा। अगर नहीं तो 2 साल के अंदर साउथ के बिजनेसमैन आकर यह मौका हड़प लेंगे और हम बहुत कम कमाएंगे। फैंग यू ने कहा। पैसा पैसा पैसा, तुम्हें सिर्फ पैसा ही पता है। क्या तुम स्कूल जाना बंद करना चाहते हो? क्या तुम अभी भी हाई स्कूल जा रहे हो? यूनिवर्सिटी। मैंने तुम्हें स्कूल इसलिए भेजा है ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, न कि पैसा कमाया जाए। फैंग जिंगताई ने डांटा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं कंपनी बना रहा हूँ। आप ही कंपनी रजिस्टर करेंगे और कंपनी आपकी होगी। फैंग यू ने कहा। वह खुद कंपनी रजिस्टर करना चाहता है, लेकिन रजिस्टर करने के लिए ID कार्ड होना ज़रूरी है। फैंग यू 16 साल से कम उम्र का है और उसके पास अभी तक ID कार्ड नहीं है। वह कंपनी कैसे रजिस्टर कर सकता है? मैं कंपनी रजिस्टर करूं? फैंग जिंगताई ने पूछा। हाँ, एक ट्रेडिंग कंपनी। अब साउथ में ऐसी कंपनियां हैं। हर दिन अखबारों में इसकी खबर आती है। महान व्यक्ति ने एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया था। ये देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। अपने माता पिता की उम्र के लोगों के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। क्या ऐसा है? फैंग जिंगताई अपनी पत्नी की ओर देखता है, लेकिन झांग मुहुआ सिर्फ अपना सिर हिला पाती है। उसे भी नहीं पता था। डैड, मैंने पहले भी कहा था, रात में महजोंग खेलना बंद करो और ज़्यादा न्यूज़ देखो। एक और बात, इस बार मैं बिंग सिटी खेलने नहीं जा रहा हूँ। बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। इस ट्रिप में मैंने 80,000 RMB कमाए। फैंग यू ने कहा। कितना? फैंग जिंगताई और झांग मुहुआ ने पूछा। 80,000 RMB। सिर्फ 2 दिन। मैंने दूसरी पार्टी से भी इंतज़ाम कर लिया है। वह कुछ समय बाद सामान का एक और बैच खरीदेगा। अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। क्या तुम एक बड़े घर में नहीं रहना चाहते? क्या हम दादा दादी को अपने साथ नहीं रखना चाहते? एक बार जब तुम कंपनी बनाने के लिए राज़ी हो जाओगे तो हम बिंग सिटी में 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एक बड़ा घर खरीद सकते हैं। फैंग यू ने कहा। फैंग यू की उन्हें यह बताने की हिम्मत नहीं हुई कि कई अमीर लोग कुछ 100 या हज़ारों स्क्वायर मीटर से भी बड़े घरों में रहते हैं। वह जानता था कि उसके माता पिता यकीन नहीं करेंगे। उनका ब्रेन वॉश करने में अभी बहुत समय लगेगा। डैड, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं चैन से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। मिड टर्म एग्जाम आ रहे हैं, इससे मेरे रिजल्ट पर असर पड़ेगा। फैंग यू ने कहा। तो फिर हमारे खेतों का क्या होगा? फैंग जिंगताई ने पूछा। फैंग यू ने आंखें घुमाईं। लोगों को काम पर रखो।
हम भविष्य में खेती करना बंद कर देंगे। हम खेत दूसरों को किराए पर दे देंगे। जो भी खेती करना चाहता है उसे जाने दो और खेती करने दो। हम शहर चले जाएंगे और जिंदगी का मजा लेंगे। फैंग जिंगताई ने मुड़कर अपनी पत्नी की ओर देखा, तुम्हारी क्या राय है? मुझे नहीं पता, तुम खुद तय करो। झांग महुआ इस पिता और बेटे के बीच की बातचीत से हैरान रह गई थी। इन दोनों ने शुरू में कुछ हजार कमाने से लेकर दसियों हजार कमाने की बात की थी। अब वे एक कंपनी बनाने की भी बात कर रहे हैं। वह उनके विचारों को बिल्कुल नहीं समझ पा रही है, लेकिन उसे विश्वास था कि उसका बेटा, जिसे स्कूल जाना था, गलत नहीं हो सकता। इसके अलावा उसका बेटा उसे धोखा कैसे दे सकता है? अपनी पत्नी की बातें सुनकर और उसकी आंखों के भाव से फैंग शिंगताई समझ गया कि उसकी पत्नी सच में शहर में रहना चाहती है। फैंग शिंगताई ने कहा, ठीक है, मैं कल जाकर एक कंपनी रजिस्टर करा लूंगा। अगर तुम शहर के हाई स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाए तो मैं कंपनी बंद कर दूंगा। अपने माता पिता को मनाकर फैंग यू मन की शांति के साथ स्कूल लौट आया। मिड टर्म एग्जाम लगभग आ गए हैं और उसे रिवीजन शुरू करना है। हालांकि उसके पास 20 साल से ज़्यादा की दूर की सोच है, लेकिन उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दिया और कभी दूसरा बिजनेस नहीं किया। वह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है। साथ ही कुछ क्लासमेट्स को जानना चाहता है और उनमें से कुछ टैलेंटेड लोगों को हायर करना चाहता है, ताकि वह अपना एक इकोनॉमिक एम्पायर बनाने के सपने को पूरा कर सके। जब फैंग यू मेहनत से पढ़ाई कर रहा था तो फैंग जिंगताई अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर बिंग शहर आया। ली शिकियांग को फैंग यू के बारे में पता चला था और वह ट्रेन स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। उधार ली गई कार से ली शिकियांग ने अपने होने वाले ससुर को ट्रेड और इंडस्ट्री ब्यूरो भेजा। इस जमाने में कंपनी रजिस्टर करना आसान और तेज है, भविष्य के उलट जहां ये बहुत सख्त है। ली शिकियांग को पहले ही प्रोसीजर पता चल गया था और वह फैंग जिंगताई को ज़रूरी प्रोसीजर करने के लिए ले आया। पूरे प्रोसेस में लगभग 1 दिन लगेगा और अगले दिन कंपनी ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएगी। अंकल, आकर देख लीजिए, ये हमारी ताइहुआ कंपनी का ऑफिस है, ली शिकियांग ने कहा। हालांकि इसे ऑफिस कहा जाता है, लेकिन असल में ये ट्रेन स्टेशन के पास एक किराए का गोदाम है। इस गोदाम को 2 मंजिल का बना दिया गया है। ऊपरी मंजिल कई कमरों में बंटी हुई है जो ऑफिस और डॉर्मेट्री हैं। कंपनी के पहले कर्मचारी वे जवान लड़के थे जिन्हें ली शिकियांग ने बॉन्ड इकट्ठा करने के लिए काम पर रखा था। उन्होंने घर घर जाकर ट्रेजरी बॉन्ड इकट्ठा करना बंद कर दिया था। बॉन्ड ट्रेडिंग खुलने के साथ ही ट्रेजरी बॉन्ड की कीमतें बढ़ गई थीं। अब शेन शहर के ट्रेजरी बॉन्ड की कीमतें 100 आरएमबी ट्रेजर बॉन्ड के लिए 101.30 आरएमबी तक बढ़ गई थीं। 200,000 आरएमबी निकालने के बाद बिजनेस इस 200,000 आरएमबी किराए, रेनोवेशन और दूसरे छोटे मोटे खर्चों के अलावा उनके पास ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेड करने के लिए अभी भी लगभग 100,000 आरएमबी बचे हैं और वे अभी भी हर ट्रिप पर लगभग 1000 कमा पाएंगे। फैंग यू ने ली शिकियांग से बात की थी। उनकी शुरुआती पूंजी के बारे में इतना साफ होने की ज़रूरत नहीं है। ली शिकियांग ट्रेजरी बॉन्ड के बिजनेस में बिजी थे और फैंग यू ने जोर दिया कि उनकी कमाई बराबर बांटी जाए। लेकिन ली शिकियांग को इतना कुछ नहीं चाहिए था। उनके परिवार ने शुरू में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था और फैंग यू ने ही यह आइडिया सोचा था। फैंग यू ने उन्हें किरिलेंको के साथ हुई डील से हुए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भी दिया था। अगर ली शिकियांग ने साफ मना नहीं किया होता तो फैंग यू उसे और देना चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद फैंग यू ने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फैंग यू भविष्य में सफल होगा तो वह अपने जीजा और उसके परिवार को नहीं भूलेगा। जब फैंग शिंगताई ने ली शिकियांग से सुना कि फैंग यू ने कंपनी में 180,000 आरएमबी इन्वेस्ट किया है तो वह लगभग बेहोश हो गया। उनके बेटे का बिजनेस बड़ा होता जा रहा है। अध्याय 27 भावनाएं। पलक झपकते ही जून का आखिरी दिन आ गया और लोंगजियांग प्रांत के हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम भी आ गए। इस जमाने में एग्जाम उतने क्रेजी नहीं होते जितने भविष्य में होने वाले एग्जाम होते हैं, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों के तौलिए और पानी देने के लिए क्लासरूम के बाहर इंतजार करते हैं। ये बात खासकर इस छोटे से फार्म के लिए सच है। एग्जाम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फार्म और स्कूल के लीडर इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस जानते थे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को हाई स्कूल और वोकेशनल स्कूल में एडमिशन मिलता है, लीडर और टीचर को उतना ही ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। सबसे पहले स्कूल कैंटीन में खाना मिलता है। वहाँ ज़्यादा वैरायटी होती हैं और दाम भी कम होते हैं। पहले और दूसरे साल के स्टूडेंट्स छुट्टियों पर होते हैं, इसलिए स्कूल में कम लोग होते हैं और टेस्ट बेहतर हो जाता है। इस परीक्षा में फैंग यू पर खाने का सबसे बड़ा असर पड़ा। जहाँ तक परीक्षा की बात है तो भविष्य से इसकी कोई तुलना नहीं है। अपनी पिछली ज़िंदगी में फैंग यू ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और ग्रेजुएशन के बाद उसे ब्रोकर लाइसेंस के लिए परीक्षा देनी पड़ी। हर परीक्षा के लिए कड़ा मुकाबला होता था, इसलिए वह अभी की परीक्षा के माहौल से बेफिक्र है। एग्जाम 3 दिन तक चले। फैंग यू को लगा कि उसने अपने एग्जाम अच्छे से दिए हैं।
स्कूल के टीचरों ने उनसे उन 3 स्कूलों की लिस्ट बनाने को कहा जिनमें वे एडमिशन लेना चाहते थे और फेंग यू ने शहर के 3 हाई स्कूल बताए। उसकी पहली पसंद शहर का सबसे अच्छा हाई स्कूल है। फेंग यू के असर की वजह से उनकी क्लास ने इस सेमेस्टर में बहुत मेहनत की। फेंग यू जानता था कि उसकी पिछली ज़िंदगी के मुकाबले उसके कई क्लासमेट जो वोकेशनल स्कूल में एडमिशन ले चुके थे उन्होंने हाई स्कूल के लिए रजिस्टर किया था। भले ही वे शहर के हाई स्कूल में एडमिशन न ले पाएं, लेकिन वे गांव के इलाकों के हाई स्कूल में भी एडमिशन ले सकते हैं। फेंग यू, तुम्हारे एग्जाम कैसे हुए? लीना ने आकर पूछा। उसने लाल हेयर क्लिप पहनी हुई है जो फेंग यू ने उसके लिए खरीदी थी। मुझे अच्छा करना चाहिए। शहर के हाई स्कूल में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा क्या? फेंग यू ने लीना के हाथों से सेब छीनते हुए कहा। फेंग यू को कोई दिक्कत नहीं थी कि लीना ने पहले ही सेब काट लिया था और उसने सेब का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। लीना ने कुछ नहीं कहा, उसे इसकी आदत थी। मुझे भी अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहिए। तुमने अपनी हाई स्कूल लिस्ट कैसे भरी? मुझे देखने दो, लीना ने धीरे से कहा। वह फेंग यू के साथ उसी हाई स्कूल, उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है और फिर लीना ने भी फेंग यू की लिस्ट में उन्हीं 3 हाई स्कूलों के नाम भरे थे। फेंग यू को लीना का फॉर्म देखने के लिए झुकते देखकर वह जल्दी से फॉर्म पलट देती है। वेन डोंगजुन अचानक आता है। लीना, तुमने और फेंग यू ने एक ही हाई स्कूल चुना है। तुम्हें कैसे पता चला? लीना घबरा गई। उसे पता चल गया, मैंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन अब मुझे यकीन है। वेन डोंगजुन के चेहरे पर मेरे बुरे प्लान कामयाब हो गए वाला भाव था, जबकि लीना शर्मा गई। फेंग यू ने वेन डोंगजुन को धक्का दिया और लीना से कहा, उसे इग्नोर करो। मैं 2 दिन में डोंगजुन के साथ शहर जा रहा हूँ। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? शहर जाकर खेलो। लीना की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह जानती थी कि उसके माता पिता कभी राजी नहीं होंगे। मैं नहीं जा रही, तुम दोनों जाओ, मुझे अभी भी बहुत काम है, लीना ने कहा। फेंग यू की आंखों में थोड़ी निराशा है। वे दोनों पूरे सेमेस्टर साथ में पढ़ते और खेलते रहे थे। फेंग यू को यह भी लगा कि पहली बार मिलने के बाद से लीना का उसके प्रति रवैया बहुत बदल गया है। फेंग यू के मन में उसके लिए फीलिंग्स कैसे नहीं हो सकती। इसके अलावा लीना बहुत सुंदर है और स्कूल की सुंदरी है। अगर वह थोड़ा सज धज कर तैयार हो जाए तो वह निश्चित रूप से और भी सुंदर दिखेगी। फेंग यू और लीना के डेटिंग की अफवाहें क्लास में फैल गई थीं, लेकिन दोनों ने कभी न तो माना और न ही मना किया। टीचर सन को भी इस अफवाह के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उनकी उम्र के स्टूडेंट्स के लिए डेटिंग शुरू करना नॉर्मल है क्योंकि यह प्यूबर्टी का हिस्सा है। वैसे भी एक बार जब वे हाई स्कूल में आ जाएंगे तो वे अलग हो जाएंगे। लीना के जाने के बाद फेंग यू और वेन डोंगजुन ने अपनी लिस्ट जमा की और अपना सामान पैक करने के लिए अपनी डॉर्मेट्री में वापस चले गए। अरे, अगर तुम और लीना एक ही हाई स्कूल में नहीं पढ़ते तो क्या होता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर अंकल फेंग को पता चल गया कि तुम और लीना डेटिंग कर रहे हो? वेन डोंगजुन ने पैकिंग करते हुए पूछा। फेंग यू, ओह, वेन डोंगजुन ने गुस्से से कहा, ओह से तुम्हारा क्या मतलब है? लीना और मैं दोनों ज़रूर सबसे अच्छे हाई स्कूल में होंगे। तुम भी, फेंग यू ने कहा। मैं शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन? मजाक बंद करो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले के हाई स्कूलों में एडमिशन ले सकता हूँ। वेन डोंगजुन को अपने स्टैंडर्ड पता हैं। हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फेंग यू की तुलना में फ़र्क बहुत बड़ा है। चिंता मत करो, मेरे अपने तरीके हैं। तुम पैकिंग करते रहो, मैं दौड़ने जाऊंगा, फेंग यू ने कहा। लीना पहले से ही स्कूल के स्टेडियम में इंतज़ार कर रही है। फेंग यू हर दिन दौड़ने के लिए स्टेडियम आता है और लीना को भी साथ ले गया था। लेकिन आज फेंग यू अपनी रोज़ की जॉगिंग के लिए यहाँ नहीं आया। वह लीना को पकड़कर मैदान में बैठ गया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा आईना निकाला और लीना को दिया। तुम्हारे लिए मेरा तोहफा। आईना बहुत आम है, लेकिन लीना को यह बहुत पसंद है। वह आईने में अपने सिर पर लगी लाल हेयर क्लिप को देखती रहती थी। आप बिंग शहर से क्या चाहते हैं? मैं डोंगजुन से कहूँगा कि वह आपके लिए इसे वापस ले आए, फेंग यू ने पूछा। उसे वापस लाने दो, तुम वापस नहीं आ रहे हो? लीना ने पूछा। फेंग यू ने लीना को देखा। आज उसने एक सिंपल हल्के पीले रंग की स्कर्ट पहनी है जिसके किनारे पर सफ़ेद कमल की कढ़ाई की हुई है। जब हवा चलेगी तो फूल झूम उठेंगे। फेंग यू लीना को ध्यान से देख रहा है और लीना शर्माते हुए नीचे देख रही है। उसके अंदर कुछ उलझी हुई फीलिंग्स हैं। वह नर्वस, शर्मीली और खुश सब कुछ एक साथ महसूस कर रही है। जब लीना ने फेंग यू से कहना चाहा कि वह उसकी तरफ न देखे तो फेंग यू ने कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मेरी बहन की अभी शादी नहीं हुई है, मुझे जीजा कहाँ मिलेगा? इसके अलावा सिर्फ हमारे रिजल्ट के हिसाब से हम शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में जाने के लायक थे। लीना ने फेंग यू को गुस्से से देखा और फिर मजाक में उसे एक मुक्का मारा। लीना मुस्कुराई और बोली, हॉस्पिटल के बगल वाले तालाब में कमल खिलना चाहिए था।
हर गर्मियों में मैं वहाँ जाती थी। ये सच में बहुत सुंदर है। तुम्हें वहाँ जाकर खुद देखना चाहिए। और कल एक बड़ी तितली मेरे घर की खिड़की पर आकर रुकी। लीना ने उन छोटी छोटी बातों के बारे में बात की जिनसे उसे खुशी मिलती थी। जब फैंग यू ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो चिड़चिड़ा वेन डोंगजुन दौड़कर आया। शियाओ यू अंकल फैंग हमें लेने आए हैं। वह डॉर्मेट्री के बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। लीना जल्दी से खड़ी हुई। फैंग यू, मैं घर जा रही हूँ। अगली बार मिलते हैं। फैंग यू का बढ़ा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया और उसने वेन डोंगजुन को बुरी नज़र से देखा। तुम 1 मिनट बाद क्यों नहीं आ सकते? लीना क्लासरूम में वापस आए, अपना बैग लिया और स्कूल की तरफ भागी। दूर से वह फैंग यू को अपना सामान ट्रैक्टर कार्ट में लोड करते हुए देख सकती थी। उसने फैंग यू को हाथ हिलाया और अपने घर की तरफ भागी। अध्याय 28। खोया हुआ वेन डोंगजुन। वेन देगुआंग शाम को फैंग यू के घर आया। वह अपने बेटे से सुनी बात को कंफर्म करने आया था। उसके बेटे वेन डोंगजुन ने उसे बताया था कि फैंग यू का साला उसे शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन दिलाने में मदद कर सकता है। फैंग जिंगताई हैरान रह गया कि जियाओ ली इतना काबिल है। लेकिन फैंग शिंगताई ने अपने बेटे को उस पर नज़रें गड़ाते हुए देखा और वह बस उसकी बात मान गया। उसने वेन डोंगजुन की मदद करने का वादा किया। वेन देगुआन के जाने के बाद फैंग शिंगताई का चेहरा बदल गया और उसने फैंग यू से सवाल करने के लिए पंख वाला डस्टर निकाला। मुझे कोई साथ चाहिए। शायद अगले साल मेरी बहन की शादी हो जाए और वह चली जाए। मैं बिंग सिटी में अकेले नहीं रह सकता, है ना? तुम्हें चिंता नहीं है? फैंग यू ने पूछा। अपने बेटे का चिढ़ने वाला चेहरा देखकर फैंग जिंगताई सच में उसे पीटना चाहता है। लेकिन उसके बेटे ने जो कहा वह सही था। अगर उसकी बेटी की शादी हो जाती है तो उसे अपने बेटे के बिंग सिटी में अकेले रहने की चिंता होगी। क्या जियाओ ली वेन डोंगजुन का एडमिशन सबसे अच्छे हाई स्कूल में करवा सकता है? फैंग जिंगताई ने पूछा। उसे सच में नहीं लगा कि ली शिकियांग ये कर पाएगा। ये तो हो चुका है। वाइस प्रिंसिपल ने एडमिशन ऑफिसर्स को पहले ही बता दिया था। मेरी तरफ इस तरह मत देखो। तुम्हारे बेटे ने तुमसे कब झूठ बोला? फैंग यू ने पूछा। जब तुम 4 साल के थे तो तुमने बिस्तर गीला कर दिया था और तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा ड्रिंक बिस्तर पर गिर गया है। जब तुम 6 साल के थे तो तुमने मिस्टर ली का चेरी का पेड़ तोड़ दिया था और तुमने झूठ बोला था कि यह हवा की वजह से हुआ था। जब तुम 8 साल के थे तो तुमने। फैंग जिंगताई ने कहा। चलो डैड, क्या आपने मुझे सड़कों से उठाया? फैंग यू चुप रह गया। उसके पिता उसके काले इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें रोकना होगा। वह जीनियस है और वह एक लेजेंड बनेगा। हर कोई उससे सीखने के लिए बेचैन होगा और हो सकता है कि कुछ लोग उसकी बायोग्राफी लिखें। उसके पिता को ये शर्मनाक बातें भूल जानी चाहिए। अगर ये बातें उसकी बायोग्राफी में लिखी गईं तो वह सबका सामना नहीं कर पाएगा। अगली सुबह फैंग यू एक बैग लेकर वेन डोंगजुन से मिला। दोनों बस से बिंग शहर चले गए। शियाओ यू, इधर आओ। ली शिकियांग लोगों के एक ग्रुप के पीछे खड़ा होकर हाथ हिला रहा था। भाई ली, यह मेरा बचपन का दोस्त वेन डोंगजुन है। ये भाई ली है, मेरी बहन का बॉयफ्रेंड। फैंग यू ने कहा। गुड आफ्टरनून ब्रदर ली। वेन डोंगजुन ने कहा। आपको भी यही। चलो, कार आगे है, ली शिकियांग ने कहा। जीप पर बैठते ही वेन डोंगजुन ने तुरंत पूछा। भाई ली, क्या तुम जीप खरीद सकते हो? क्या शहर में हर कोई जीप खरीद सकता है? ली शिकियांग ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया। नहीं, शहर में कुछ ही लोग गाड़ी चला पाते हैं। मैंने ये जीप एक दोस्त से उधार ली थी। वह शहर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है। ये जीप स्क्रैप होने वाली है। गांव जाने के अलावा वे इस जीप का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। मैंने उसे सिगरेट के 2 पैकेट उधार दिए थे। मैंने सुना है कि वे कुछ गाड़ियों को ख़त्म करने जा रहे हैं और इन गाड़ियों को सस्ते में बेचने का प्लान बना रहे हैं। मेरा एक खरीदने का इरादा है। फैंग यू की आंखें चौड़ी हो गईं। भाई ली, शहर गाड़ियों के बैच को ख़त्म करने जा रहा है। क्या कोई वोल्गा है? वोल्गा? ये पुरानी जीप चलते समय बहुत काला धुआं छोड़ती है। सर्दियों में इस जीप में रहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वोल्गा अलग है। यह एक सेडान कार है। काली मिर्च? वोल्गा तो है नहीं, लेकिन लाडा सोवियत यूनियन की बनाई हुई और वोल्गा वाली ही फैक्ट्री से है। 80 के दशक में लाडा की कई गाड़ियां थीं। लाडा गाड़ियों को राजधानी में टैक्सी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और सेंटाना है। कीमतें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ली शिकियांग ने कहा। सेंटाना? अगर यह 20,000 RMB से ज़्यादा नहीं है तो कंपनी के पैसे से एक लाडा खरीद लो। तुम पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई बिजनेस डील है और मेहमानों को लाने या भेजने के लिए कार का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें उन्हें घुमाना होगा। सेंटाना को भूल जाओ, मुझे वह कार पसंद नहीं है। फैंग यू ने कहा। क्या कंपनी के पैसे का कोई और इस्तेमाल नहीं था? क्या आप इसका इस्तेमाल कार खरीदने के लिए करना चाहते हैं? ली शिकियांग ने पूछा। चिंता मत करो, कोई हमें जल्द ही पैसे भेज देगा। फैंग यू ने कहा।
वेन डोंगजुन ने फैंग यू और ली शिकियांग को कार खरीदने के बारे में बात करते सुना। उसने सोचा, क्या बकवास है, अगर कार 20,000 RMB से ज़्यादा की नहीं है तो खरीद लूँ। मतलब 20,000 RMB, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। और वे किस कंपनी की बात कर रहे हैं? हम पहुंच गए हैं। इस रेस्टोरेंट के मालिक के पूर्वज किंग राजवंश में एक शाही शेफ थे। उनकी मटन डिश बहुत अच्छी होती हैं। तुम दोनों अंदर जाकर पहले खाना ऑर्डर करो, मैं तुम्हारी बहन को लेकर आता हूँ, ली शिकियांग ने कहा। वेन डोंगजुन पिछली बार कुछ साल पहले शहर आए थे। शहर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं और यह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है। ये 10 से ज़्यादा बड़ी टेबल के लिए काफ़ी बड़ा है। वेटर, मुझे ऑर्डर करना है। एक लैम्ब रैक, एक डबल कुक्ड पोर्क स्लाइस, आपका स्पेशल बीफ, एक ट्रेजर चिकन, एक स्क्विल फिश। खैर, ये सब मीट डिश हैं। हमें कुछ मूली की डिश और जियानली बाओ के 4 कैन दे दो। ठीक है, बस इतना ही, फैंग यू ने कहा। 8 खजाना चिकन। फैंग यू ने सोडा पीते हुए ली शिकियांग से बात की। भाई ली, क्या तुम इन कुछ दिनों में भी शेन शहर जा रहे हो? बेशक, आप उन लड़कों को आराम करने दें, लेकिन हमें उन्हें उनकी सैलरी तो देनी ही होगी। वे हर दिन पोकर खेलते रहे हैं, ली शिकियांग ने जवाब दिया। अब उनके पास घर घर जाकर इकट्ठा करने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड लगभग नहीं बचे हैं। जो बचा है वह दोनों शहरों के बीच ट्रेजरी बॉन्ड का लेन देन करना है। फैंग यू ने उन लड़कों को ताइहुआ कंपनी में काम करने दिया था, लेकिन वेयरहाउस की सफाई करने, कुछ छोटे मोटे रेनोवेशन करने के अलावा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। ली शिकियांग ने दोनों शहरों के बीच ट्रेजरी बॉन्ड की ट्रेडिंग से जो रकम कमाई, उससे उन लड़कों के रहने का खर्च, खाना और सैलरी मुश्किल से ही निकल पाती है। भाई ली, वे हमारे आने वाले फॉलोअर्स हैं। क्योंकि मैं इन कुछ दिनों के लिए फ्री हूँ, इसलिए मैं उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि वे भविष्य में हमें और ज़्यादा कमाने में मदद करेंगे, फैंग यू ने कहा। अब फैंग यू को टैलेंटेड बिचौलिए एजेंट की ज़रूरत है, जो जानते हों कि किस सामान की डिमांड है, सामान को ज़्यादा कीमत पर बेच सकें, जानते हों कि किस जगह पर किस तरह का सामान सबसे अच्छा बिकता है और सबसे सस्ता सामान कहाँ मिलेगा। सिर्फ बिग सिटी मार्केट के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग काफ़ी होनी चाहिए। अगर फैंग यू सच में उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देना चाहता है तो उसे ये भी देखना होगा कि ये लड़के इस काम के लिए सही हैं या नहीं। वेन डोंगजुन उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। भाई ली अक्सर शेन सिटी जाते हैं। भाई ली अपने वर्कर्स को पोकर खेलने के लिए सैलरी भी दे रहे हैं, और फैंग यू ट्रेनिंग देने जा रहा है। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। खाने के बाद हम मॉल चलेंगे। तुम दोनों हाई स्कूल शुरू कर रहे हो और तुम्हें कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत होगी, ली शिकियांग ने कहा। वह जानता है कि किरिलिन को अगले कुछ दिनों में फिर से आ रहा है और वे कुछ पैसे कमा पाएंगे। मॉल में वेन डोंगजुन की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। यह मॉल सच में बहुत बड़ा है। यहाँ के कपड़े बहुत सुंदर हैं। यहाँ तो खिलौने वाली बंदूकें भी हैं जो असली बंदूकों जैसी दिखती हैं। ली शिकियांग उन्हें 2 दिन के लिए बिग सिटी घुमाने ले गया और शेन सिटी नहीं गया। वेन डोंगजुन शहर की जिंदगी से बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने मन बना लिया, उसे शहर के हाई स्कूल में पढ़ना चाहिए। चैप्टर 29 बिजनेस नेगोशिएशन, कीमतें कम करना। वेन डोंगजुन तो फार्म पर वापस चला गया, लेकिन फैंग यू बिग सिटी में ही रहा। कंपनी अभी शुरू ही हुई थी और फैंग यू के पास बहुत काम था। उसे कंपनी के नियम और कानून जैसे कई मामलों पर आखिरी फैसले लेने थे। इससे पहले कि फैंग यू नियम बनाता, ली शिकियांग उसके पास एक टेलीग्राम लेकर दौड़ा। टेलीग्राम रूसी भाषा में है। ये किरिलेंको का ही होगा। फैंग यू अभी भी सोच रहे थे कि कंपनी शुरू करने के बाद उनकी पहली डील कब होगी और किरिलेंको का टेलीग्राम आ गया। आजकल ऐसी बहुत सी जगहें नहीं हैं जहां आप इंटरनेशनल कॉल कर सकें। फैंग यू सिर्फ पोस्ट ऑफिस जाकर किरिलेंको को कॉल कर सकता है। जब फैंग यू ने कहा कि वह इंटरनेशनल कॉल करना चाहता है तो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ को लगा कि फैंग यू मजाक कर रहा है। फैंग यू अभी भी टीनेजर है और फिर भी वह इंटरनेशनल कॉल करना चाहता है। जब स्टाफ ने फैंग यू को बाहर निकालना चाहा तो फैंग यू ने काउंटर पर 10 RMB के 2 नोट फेंके, फ़ोन उठाया और किरिलेंको को डायल किया। स्टाफ ने नोट चेक किए कि वे असली हैं या नहीं। नोट सच में असली थे। इससे पहले कि स्टाफ फैंग यू को रेट्स के बारे में बता पाता, फैंग यू ने रशियन में बोलना शुरू कर दिया था। स्टाफ हैरान रह गया। इस बच्चे ने सच में रूस को फ़ोन किया और वह इतनी फ्लुएंट रूसी बोल सकता है। फ़ोन पर बात करते हुए फैंग यू ने एक कागज़ पर चीज़ों की लिस्ट लिखी। फ़ोन पर बात 5 मिनट तक चली। वह पोस्ट ऑफिस से निकलकर स्टाफ को छुट्टे पैसे रखने देना चाहता था, लेकिन स्टाफ ने उसे रोक दिया। 5 RMB 1 मिनट। आपकी कॉल 5 मिनट और 30 सेकंड की है, कुल 30 RMB, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने कहा। फैंग यू लंबी दूरी के चार्ज की कीमत सुनकर कांप उठा। ये बहुत महंगा है। फिर उसने और 20 RMB निकाले। उसे कुछ और फ़ोन कॉल करने हैं। फ़ोन कॉल ख़त्म करने के बाद वह साइकिल से कंपनी वापस चला गया।
कंपनी में फैंग यू नए बने ऑफिस में बैठ गया और बाकी लोगों को कंपनी के बाहर खड़ा रहने दिया और बहुत बिजी होने का नाटक किया। 10 मिनट से भी कम समय में कोई एंट्रेंस के बाहर खड़ा होकर जोर से पूछता है, क्या ये ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी है? हाँ, आप किसे ढूंढ रहे हैं? फैंग यू के स्टाफ में से एक ने पूछा। मैं आपके मैनेजर फैंग को ढूंढ रहा हूँ। मैं थरी ब्रदर्स कैनिंग फैक्ट्री से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वांग हुआ हूँ। वांग हुआ ने जवाब दिया। ओह, फिर से कैनिंग फैक्ट्री। आज आप तीसरे कैनिंग फैक्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, सीढ़ियों से ऊपर जाएं और बाएं मुड़ें। आप मैनेजर का कमरा देख सकते हैं। ये दरवाजे पर लिखा है। फैंग यू के स्टाफ ने कहा। वांग हुआ ने मन ही मन सोचा, कैनिंग फैक्ट्रियों से 2 और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए थे। इसका मतलब है कि उन्हें सच में कैंड फूड की ज़रूरत नहीं है या उन्होंने पहले ही कैंड फूड खरीद लिया है। मैं इस डील के लिए कैसे मोलभाव करूं? वांग हुआ ऊपर गया और ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। उसने सुना कि कोई उसे अंदर आने के लिए कह रहा है और उसने दरवाज़ा खोल दिया। डेस्क के पीछे बैठे आदमी को देखकर वह समझ गया कि आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों है। ये वही बच्चा है जिसने कुछ दिन पहले कोऑपरेटिव में रूसी आदमी को सामान खरीदने में मदद की थी। ये बच्चा मैनेजर है। क्या वह मैनेजर बनने के लिए थोड़ा छोटा नहीं है? लेकिन वांग हुआ कई सालों से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था और कई जगहों पर घूमा था। कुछ जगहों पर उसने ऐसे बॉस देखे थे जो फैंग यू से छोटे थे। ज़्यादातर ये लोग अमीर दूसरी पीढ़ी के थे जिनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत था। वह सोचता है कि फैंग यू का पिता कौन है? क्या ये किसी सरकारी अफसर का बेटा हो सकता है? नमस्ते मैनेजर फैंग, मैं थरी ब्रदर्स कैनिंग फैक्ट्री से वांग हुआ हूँ। हम देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाले डिब्बाबंद फल बना सकते हैं। हमने पिछले साल XX प्रोविंस में गोल्ड अवार्ड भी जीता था। वांग हुआ ने कहा। फैंग यू मुस्कुराया। प्रोविंशियल अवार्ड सिर्फ लोकल प्रोटेक्शनिज्म है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और वांग हुआ ने जो अवार्ड कहा, बाद में पता चला कि कुछ बिजनेसमैन ने खुद को अवार्ड देने के लिए इसे ऑर्गेनाइज और फिक्स किया था। फैंग यू की पिछली जिंदगी में इस तरीके का इस्तेमाल अनगिनत बार हुआ था। लेकिन अभी के लिए ऐसे अवार्ड पाना कई लोगों को अभी भी बड़ी बात लगती है। ओह, थरी ब्रदर कैनिंग फैक्ट्री, आपको कैसे पता चला कि हमें डिब्बाबंद फलों का एक बैच चाहिए? फैंग यू ने पूछा। वांग हुआ एक पल के लिए रुका और सोचा, क्या तुमने किसी को मुझे कॉल करने नहीं दिया? अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो आखिर वह कॉल किसने किया? आधे घंटे पहले वांग हुआ होटल में था जब उसे होटल बॉस का मैसेज मिला जिसमें कहा गया था कि ताइहुआ ट्रेडिंग कंपनी डिब्बाबंद फल खरीद रही है। जिसने ये मैसेज छोड़ा था उसने कंपनी का पता भी छोड़ा था। वांग हुआ के लिए यह मायने नहीं रखता कि मैसेज किसने छोड़ा है, जब तक वह अपने डिब्बाबंद फल बेच पा रहा है। एक दोस्त ने मुझे बताया। वांग हुआ ने जवाब दिया। सच में? आपके बहुत सारे दोस्त होंगे लेकिन हमने अभी 2 दूसरी कैनिंग फैक्ट्रियों से बात की थी। उन्होंने जो कीमतें दी वे काफ़ी अच्छी हैं। हम पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं। आप लेट हो गए। हमें उम्मीद है कि हम भविष्य में आपके साथ काम करेंगे। फैंग यू ने अपना खाली चाय का कप पकड़े हुए कहा, वांग हुआ को इशारा करते हुए कि वह उसके साथ किसी भी बिजनेस पर बातचीत नहीं करना चाहता। वांग हुआ ने बेचैनी से कहा, मिस्टर फैंग, हमारे डिब्बाबंद फल खास तौर पर अच्छे लगते हैं और बिंग सिटी में हमारे पास तैयार स्टॉक है। हमारा वेयरहाउस आपके वेयरहाउस से ज़्यादा दूर नहीं है। आप खुद जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे दाम भी सस्ते हैं और बाजार में अच्छे बिक रहे हैं। वांग हुआ परेशान है। उसने फैंग यू को इज्जतदार शब्द भी कहे। क्या ऐसा है? लेकिन दूसरी 2 फैक्ट्रियों में भी स्टॉक तैयार है और वैसे भी मैंने उनसे पहले ही वादा कर दिया था और उनके दाम भी बहुत सस्ते हैं। फैंग यू ने जवाब दिया और फिर से सस्ता शब्द का जिक्र किया। 2.2 RMB सच में मुमकिन नहीं है। मैं सबसे कम 2.4 RMB दे सकता हूँ। हमने कोऑपरेटिव को भी इतने कम दाम नहीं दिए। मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि ये सामान ताज़ा होगा और महीने भर में कैन हो जाएगा। वांग हुआ ने कहा, इस ज़माने में डिब्बाबंद खाने में ज़्यादा एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते। इसलिए डिब्बाबंद खाने की शेल्फ लाइफ कम होती थी। कई बेईमान बिजनेसमैन पैकेजिंग पर एक्सपायरी डेट बदलकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते थे। उनके लिए ये सिर्फ एक बार का बिजनेस है और उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। फैंग यू ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, 4 RMB, आपके गोदाम में कितना स्टॉक है? 500, वांग हुआ ने जोर से जवाब दिया। फैंग यू ने अपना सिर हिलाया, ये काफ़ी नहीं है। वांग हुआ ने खुशी से कहा, मैं फैक्ट्री से और भेज सकता हूँ। आने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे। आपको और कितना चाहिए? 1000 कैन भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 500 कैन और भेज दो। मुझे आड़ू, नागफनी और अलग अलग तरह के फल चाहिए। सामान लोड होने के 2 दिन बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। कोई दिक्कत है? फैंग यू ने पूछा। कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं हमारे डायरेक्टर से कांटेक्ट करूंगा। मिस्टर फैंग, क्या हम पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? वांग हुआ ने पूछा।
वांग हुआ ने अपने बैग से कंपनी के स्टैंप वाला एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टाइप और अमाउंट खाली थे और वांग हुआ ने फैंग यू के सामने ये जानकारी भरी। फैंग यू ने कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखा। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कम नियम थे लेकिन वे बहुत साफ और सटीक थे। इसमें दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में बताया गया है। जो भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगी उसे दूसरी पार्टी को दोगुना हर्जाना देना होगा। फैंग यू मुस्कुराया और दराज से कंपनी का स्टैंप निकाला। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर स्टैंप लगाया और कॉन्ट्रैक्ट पर फैंग जिंग ताई साइन किया। अगर दूसरी पार्टी मजाक करने की कोशिश करे तो फैंग यू इस कॉन्ट्रैक्ट को नज़रअंदाज कर सकता है। ठीक है, जाओ और तैयारी करो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन हैं और मुझे शिपमेंट लोड करना होगा। अगर बिक्री अच्छी रही तो मैं अगले महीने फिर से तुम्हें ढूंढूंगा। फैंग यू ने कहा। थैंक यू मैनेजर फैंग। मैं जिया जिंग होटल के रूम नंबर 201 में रुका हूँ। ये होटल का नंबर है। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वांग हुआ ने कहा। वांग हुआ के जाने के बाद फैंग यू मुस्कुराया। उसे याद आया कि कोऑपरेटिव में इन डिब्बाबंद फलों की कीमत 2.9 RMB थी। अब ये 2.4 RMB हो गई है। मैनेजर सू ने पिछली बार सच में बहुत कमाई की थी, लेकिन अब मैनेजर सू उससे कोई पैसा नहीं कमा सकता। अध्याय 30 कार खरीदना। फैक्ट्रियों से कई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फैंग यू को ढूंढने आए थे। वे फैंग यू के साथ डील पर बातचीत करने आए थे। उनमें से कुछ से फैंग यू ने संपर्क किया था और कुछ कॉन्टैक्ट ली शिकियांग को कोऑपरेटिव में अपने दोस्त से मिले थे। ये लोग मक्खियों के झुंड की तरह आए जब उन्होंने सुना कि कोई कंपनी उनके प्रोडक्ट्स का होलसेल कारोबार कर रही है। फैंग यू की ज़बान बहुत तेज़ थी और कुछ छोटी मोटी तरकीबों से वह इन सेल्समैन को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहा। उसे प्रोडक्ट बहुत कम कीमत पर मिले और वे सभी फैंग यू के शिपमेंट लोड करने के 2 दिन बाद पेमेंट लेने के लिए राज़ी हो गए। सिर्फ 3 फैक्ट्रियों को कुछ पार्शियल डाउन पेमेंट चाहिए। ये तीनों फैक्ट्रियां सरकारी कंपनी हैं और उन्हें डाउन पेमेंट लेना ही होगा। डाउन पेमेंट, फैंग यू ने मजाक उड़ाया। उसने डाउन पेमेंट को डिपॉजिट में बदल दिया। चीन में डिपॉजिट और डाउन पेमेंट बिल्कुल अलग होते हैं। डिपॉजिट का मतलब है कि सामान रिजर्व हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक एक पार्टी को दूसरी पार्टी को डिपॉजिट अमाउंट का दोगुना देना होगा। डाउन पेमेंट का मतलब है कि डील फाइनल हो गई है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उसे दूसरी पार्टी को पूरी रकम का दोगुना हर्जाना देना होगा। फैंग यू इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे बेवकूफ़ बनाया जा सके। फैंग यू ही जानता है कि शायद किरिलेन को क्या चाहता है। हालांकि क्वांटिटी अभी कंफर्म नहीं हुई है। अगर क्वांटिटी में थोड़ा भी फर्क होता है तो फैंग यू को भरोसा है कि ये फैक्ट्रियां उससे कोई कंपनसेशन नहीं लेंगी क्योंकि उसे एक बड़ा कस्टमर माना जाता है और उससे भविष्य में भी ऑर्डर आएंगे। अगर कंपनसेशन होता भी है तो फैंग यू उसे भी अफोर्ड कर सकता है। अगर यह डाउन पेमेंट है तो फैंग यू को अभी भी सामान की पूरी रकम चुकानी होगी जो किरिलेन को नहीं चाहता है। ये सेल्समैन फैंग यू की इन बातों पर ध्यान देने की काबिलियत से बहुत हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र का कोई इतना अलर्ट होगा। फैंग यू आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनता, लेकिन फिर भी वे बदले हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मान गए। नए कॉन्ट्रैक्ट के नियम दोनों पार्टियों की जिम्मेदारियों के बारे में बहुत साफ और सटीक हैं। पेमेंट की तारीख भी साफ साफ बताई गई है। क्या आपको लगता है कि सरकारी फैक्ट्री के सेल्समैन बहुत ईमानदार होते हैं? वे मुआवजा भी मांगेंगे और पेमेंट के लिए लोगों के दरवाजे बंद कर देंगे। बेशक इस ज़माने में मुआवजे के लिए कोर्ट जाना आम बात नहीं है, इसलिए दोनों पार्टियों को सावधान रहना चाहिए और अगर उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला तो वे लोडिंग नहीं करेंगे। फैंग यू ने सामान लोड होने के अगले दिन पेमेंट करने की रिक्वेस्ट इसलिए की ताकि एक भरोसेमंद इंप्रेशन बन सके। कुछ डील्स के बाद उसे इन फैक्ट्रियों से ज़्यादा समय का क्रेडिट मिल जाएगा। जब ऐसा होगा तो किरिलेंको को खुद आने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक फ़ोन कॉल से किरिलेंको सामान के टाइप और क्वांटिटी का ऑर्डर दे सकता है और फैंग यू उसे भेज देगा। सामान मिलने के बाद किरिलेंको पेमेंट कर सकता है। उस समय फैंग यू का इंटरनेशनल ट्रेड ऑफिशियली शुरू माना जा सकता है। वह थोड़े से पैसे से बड़ी मात्रा में सामान का ट्रेड कर सकता है। तीसरे दिन वह सामान बिंग सिटी पहुंच गया था। कुछ फैक्ट्रियों के वेयरहाउस इतने बड़े नहीं होते कि उन्हें स्टोर किया जा सके और उन्हें सीधे ताइहुआ कंपनी के वेयरहाउस में भेज दिया जाता है। फैंग यू का वेयरहाउस जल्दी ही भर गया और सामान ऊपर तक भर गया। इस दौरान ली शिकियांग अभी भी ट्रेजरी बॉन्ड में ट्रेडिंग कर रहे हैं। हालांकि बिंग सिटी में ट्रेजरी बॉन्ड की कीमतें थोड़ी बढ़ गई थीं, लेकिन शेन सिटी में कीमतें अभी भी ज़्यादा हैं। ली शिकियांग अभी भी कीमतों में अंतर से थोड़ा कमा सकते हैं। फैंग यू ने ली शिकियांग को यह बिजनेस करने दिया। वह जानता है कि साल के आखिर में जब और शहर ट्रेजरी बॉन्ड की ट्रेडिंग शुरू करेंगे तो ये ट्रेड पीक पर पहुंच जाएगा। लेकिन हर दिन शहरों के बीच सफ़र करना बहुत थकाने वाला है। फैंग यू तो बहुत पहले ही छोड़ देता। पिछली यात्रा ने उसे लगभग थका दिया था और ट्रेन में बदबू बर्दाश्त से बाहर है। फैंग डैनिंग ने भी कई बार ली शिकियांग के बारे में शिकायत की।
उनके ट्रैवल करने की वजह से उनके पास मिलने का बहुत कम समय था। हालांकि ली शिकियांग बस मुस्कुरा दिए। फैंग यू ने उन्हें बताया था कि यह ट्रेड अगले साल जून के आसपास तक ही चल सकता है। एक बार जब ज़्यादातर शहर ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग खोल देंगे तो शहरों के बीच कीमतें स्थिर हो जाएंगी। हालांकि अभी भी शहरों के बीच अंतर हैं, लेकिन उन्हें पैसे कमाने के इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगले साल के बाद उनके पास कमाने के लिए और पैसे नहीं होंगे। ली शिकियांग के पास फैंग यू के लिए भी अच्छी खबर है। उनके साथी ने उन्हें बताया था कि सरकार पुरानी कारों का एक बैच बदल रही है। सरकार ने पहले ही नई कारें खरीद ली थीं। हालांकि शहर पुरानी कारों को कम से कम 3 कारों के बैच में डिस्पोज कर रहा है और उन्हें लोगों को नहीं बेच रहा है। फैंग यू ने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा, यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये सिर्फ 3 कारें नहीं हैं? हम सिर्फ 3 कारें खरीदेंगे, एक जीप और 2 लाडा। हम हमेशा एक लाडा बेच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी कारों के कोई खरीदार नहीं हैं। इन फेंकी गई सरकारी कारों की हालत में कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी कारों का ठीक से मेंटेनेंस किया गया था और साफ सफाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब उन्हें कारें मिल जाएंगी तो वे उन्हें ओवरहॉल के लिए भेज सकते हैं और वे बिल्कुल नई जैसी हो जाएंगी। इसे बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शियाओ यू, 3 कारें बहुत महंगी हो सकती हैं। जीप अभी भी ठीक है, सिर्फ 10,000 RMB के आसपास। लाडा की कीमत कम से कम 40,000 से 50,000 RMB है। क्या हमारे पास अभी भी कंपनी में काफ़ी फंड है? ली शिकियांग ने कहा। फैंग यू ने सोचा था कि क्योंकि इस ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें सस्ती हैं तो बाकी सब भी सस्ती हैं। वह भूल गया था कि उसकी पिछली ज़िंदगी के मुकाबले कारें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये बात खासकर इम्पोर्टेड कारों के लिए सच है। कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी के पास काफ़ी फंड हैं। उनके बिजनेस डील लाखों के हैं, लेकिन फैंग यू ने डिपॉजिट के तौर पर सिर्फ 60,000 RMB इस्तेमाल किए थे। उसे सिर्फ सामान लोड करने के बाद पूरा पेमेंट करना है। कंपनी के अकाउंट में अभी भी लगभग 1 लाख RMB हैं। तो अगर यह महंगा है तो क्या हुआ? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। बाद में आप गर्मियों में जीप और सर्दियों में लाडा चलाएंगे। ये कंपनी का टॉप मैनेजमेंट के लिए फ़ायदा है। भाई ली, मुझे भी लाइसेंस दिलाने में मदद करें। फैंग यू ने कहा, तुम गाड़ी चला सकते हो। ली शिकियांग ने हैरानी से फैंग यू को देखा। भाई ली, उसे डिनर पर ले जाओ और एक लाल पैकेट दो। कंजूसी मत करो, उसे 100 RMB दो। फैंग यू ने कहा, 100 RMB? यह एक महीने की सैलरी से ज़्यादा है। लेकिन ली शिकियांग ने सिर हिलाया। वह जानता है कि यह पैसा बचाया नहीं जा सकता। ली शिकियांग ने तुरंत काम किया। क्योंकि ताइहुआ कंपनी पहली कंपनी थी जो कारें खरीदना चाहती थी, इसलिए शहर की सरकार ने उन्हें अच्छी कीमत दी और ली शिकियांग को गाड़ियों के बेड़े में से चुनने की इजाज़त भी दी। इनमें से ज़्यादातर कारें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थीं। इन कारों की बर्बादी हुई क्योंकि शहर इनका इस्तेमाल नहीं कर रहा था और इन्हें गाँवों को नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि जब शहर को नई कारें मिल रही थीं और गांवों और छोटे शहरों में कारों की कमी थी, तब भी शहर ने इन कारों को बेचने का फैसला किया। ली शिकियांग के साथी ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि 70% नई लाडा और एक 80% नई जीप हैं, लेकिन वे बहुत गंदी हैं और लोग उन्हें बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ली शिकियांग ने हुड खोलकर हर कार को चेक करने का नाटक किया, लेकिन असल में वह उन निशानों को ढूंढ रहा था जो उसके साथी ने उसके लिए छोड़े थे। मुझे ये और यह चाहिए। मैं पेमेंट कहाँ करूँ? ली शिकियांग ने कहा। फैंग यू झपकी ले रहा था, तभी कार के हॉर्न की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने नीचे देखा तो 3 कारें दिखीं। आखिरकार वह एक सेडान में बैठ सकता है। वह उस टूटी हुई जीप से तंग आ चुका था। इस समय लाडा कार चलाना पिछली जिंदगी में किसी इंपोर्टेड स्पोर्ट्स कार को चलाने जैसा है। अब राइड पर जाने का समय है। यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।